हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। जो फर्स्ट टेस्ट होने जा रहे हैं 2022 अगस्त में, तो फर्स्ट टेस्ट में हम आज हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे क्लास 12 के लिए। आइए शुरू करते हैं। जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स 2022-23 के सत्र के लिए जो फर्स्ट टेस्ट आयोजित होने जा रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किससे बनी हुई होती थी? हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मानी गई है वो मोहरें मानी गई है, और ये मोहरें जो होती थी ना वो किसकी बनी होती थी ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है सैल खड़ी की बनी होती थी, ऑप्शन बी है मिट्टी, ऑप्शन सी कांसा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1, ये सैल खड़ी पत्थर की बनी हुआ करती थी। दूसरा प्रश्न है, जन सामान्य की भाषाओं को क्या कहा जाता था? ऑप्शन 1 प्राकृत, ऑप्शन 2 पाली, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन द है खरोष्ठी। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन अ, इसका सही जवाब रहेगा। जो जन सामान्य की भाषा होती थी, आम जनता की जो भाषा थी उसे प्राकृत भाषा कहा गया था। तो इस तरीके से आपका जो टेस्ट रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अभी क्लियर नहीं है किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे या फिर अति लघुत्रात्मक आएंगे कि रिक्त स्थान आएंगे कि कैसे आएंगे। तो हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, ऑब्जेक्टिव की भी है, उसके बाद में हम लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियोज़ की पीडीएफ मिल जाएगी, और साथ ही साथ हमारा ऐप एजुकेशन राइज जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। आपको हमारे सभी वीडियोज़ की पीडीएफ उसमें भी मिल जाएगी। अगर आप एक ही स्थान पर हमारे सभी वीडियोज़ की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ प्रश्न है कि सामान्यतः अशोक को अभिलेखों में किस नाम से संबोधित किया गया है? जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें अशोक को अपने अभिलेखों में देव नाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर नाम से संबोधित किया गया है। तो याद रखिएगा, लिखना है आपको देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी, इन दो नामों से जो है वो अशोक को उसके अभिलेखों में संबोधित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, आहत सिक्कों के बारे में संक्षेप में बताइए। आहत सिक्के किसे कहते हैं, क्या है? तो आप लिखेंगे कि आहत सिक्के 600 ईसा पूर्व में राजाओं द्वारा जारी किए गए थे, या फिर आप लिख सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए गए थे, और ये तांबे और चांदी के सिक्के जो वो होते थे, ठीक है ना। तो तांबे और चांदी के बने हुए सिक्के जो कि 600 ईसा पूर्व में या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जारी किए गए थे, और इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत करके बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा गया है। ये भी माना जाता है कि कुछ व्यापारियों, नागरिकों और धनपतियों ने भी इसी प्रकार के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आप लिखेंगे कि जो समुद्रगुप्त हुआ है ना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का जो शासन काल था वो भारत में स्वर्ण काल में लिखा गया है, और काफ़ी अच्छा शासन रहा था इसका, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो लिखेंगे कि जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ हैं ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, और प्रश्न है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि किस राजा ने इसकी मरम्मत करवाई थी या जीर्णोद्वार करवाया था। मरम्मत या जीर्णोद्वार एक ही बात है। तो इसका उत्तर है सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा करवाया गया था, और इसके बाद में जो शक राजा रुद्रदामन हुए थे, इन रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई थी या फिर इसका जीर्णोद्वार करवाया था। तो याद रखिएगा, ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है इसका जीर्णोद्वार किसने करवाया था या इसकी मरम्मत किसने करवाई थी। तो शक राजा रुद्रदामन ने जो इसकी मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश की किस शासिका ने भूमि दान की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले साल बोर्ड में पूछा गया था ये प्रश्न कि किस शासिका ने जो है भूमि दान दी थी। तो आप लिखेंगे कि गुप्त वंश की शासिका प्रभावती गुप्त ने भूमि दान की थी। याद रखिएगा, प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है?
तो हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश स्थल हैं, है ना, इसको जो पुरास्थल प्राप्त हुए हैं या फिर जो अधिकांश विकास जो हुआ था इन स्थलों का, वो विकास सिंधु नदी घाटी में ही हुआ था। सिंधु नदी, इसकी सहायक नदियाँ और आसपास का जो क्षेत्र था वहीं पर जो विकास हुआ था, इसलिए इस हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। साथ ही साथ इसे हड़प्पा सभ्यता भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो प्रथम खुदाई हुई थी, यानी जो खुदाई में पहला जो स्थल था, खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और अधिकांश स्थलों का विकास जो वो सभ्यता सिंधु घाटी नदी के स्थल के आसपास हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कुल और जाति में क्या अंतर है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और पिछले साल जो हमारे साथ जो स्टूडेंट्स लगातार शुरू से एंड तक जुड़े हुए थे बोर्ड एग्जाम्स तक, उनके 90 और एबो, है ना, 90+ % बने हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि 90+ % बनाना, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम यहाँ पर पढ़ते हैं हिस्ट्री, उसके साथ साथ हम पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, ये सब्जेक्ट हम 6 सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर करवाते हैं क्लास 12th के लिए। और आपके टेस्ट से लेकर के बोर्ड एग्जाम्स तक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार का आपका पेपर आएगा, क्या पैटर्न रहेगा, सब कुछ हम करेंगे। और अंत में हम पेपर का सॉल्यूशन भी करवाते हैं। PDF आपको सारी की सारी मिल जाएगी, तो इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है आप उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए और लाइव क्लास ज्वाइन करना मत भूलिए। रोजाना शाम को 8:30 बजे रहती है हमारी लाइव क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति शब्द का प्रयोग बांधवों के एक बड़े समूह के लिए होता था। तो याद रखिए, जो कुल होता था ना, वो तो परिवार के लिए होता था, कुल यानी परिवार। और दूसरा होता था जाति शब्द। तो जाति का मतलब होता था जो बांधव, बांधव यानी बंधु, सगे संबंधी, है ना, बंधु जो भाई लोग होते थे। तो इनका जो समूह होता था बड़ा, उस बड़े समूह को जो है वो जाति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, सातवाहन कुल के किस शासक ने शक राजा रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए थे? ये शक राजा रुद्रदामन वही है जिन्होंने जो है वो उस झील का निर्माण जो वो करवाया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि सातवाहन कुल के शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने शक राजा रुद्रदामन के परिवार से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत की विषय वस्तु को किन 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखा जाता है या रख सकते हैं या रखते हैं? तो आप लिखेंगे कि महाभारत की जो विषय वस्तु है इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखा जाता है। एक तो है आख्यान और दूसरा है उपदेशात्मक। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो 2 नाम हैं, इन नामक शीर्षकों के अंतर्गत इसे रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कौन कौन से तरीके हैं? तो आप लिखेंगे कि मनुस्मृति ने पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के 7 तरीके बताए हैं। स्त्रियों के लिए 6 तरीके बताए हैं मनुस्मृति में, और पुरुषों के लिए धन अर्जन करने के या संपत्ति अर्जित करने के 7 तरीके बताए गए हैं। तो आप लिखेंगे जो पुरुषों के 7 तरीके, उसमें पहला तो है विरासत के रूप में प्राप्त धन, यानी अपने पूर्वजों से जो उसे विरासत के रूप में संपत्ति प्राप्त हुई है। दूसरा है खरीद करके प्राप्त धन, वो स्वयं अगर खरीदता है और उससे अगर वो संपत्ति अर्जित करता है। तीसरा है विजय द्वारा प्राप्त धन, विजय अगर उसे किसी युद्ध में मिलती है और उसके द्वारा उसे धन प्राप्त होता है। और उसके बाद में निवेश द्वारा प्राप्त धन, यानी आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया, कहीं पर आपने पैसा लगाया और उससे जो मुनाफा हुआ उससे प्राप्त धन। उसके बाद कार्य द्वारा प्राप्त धन, काम करके कहीं पर जो है वो आपको जो धन प्राप्त हुआ। और उसके बाद में होता है सज्जनों के द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके प्राप्त धन। और अंत में होता है खोज द्वारा प्राप्त धन। तो ये 6 प्रकार के धन जो वो पुरुष अर्जित कर सकता है, ऐसा मनुस्मृति में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उसमें लिखा हुआ है कि मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन करने के कौन कौन से तरीके हैं? तो मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीकों का उल्लेख हुआ है। याद रखिएगा, पुरुषों के लिए 7 तरीके और स्त्रियों के लिए 6 तरीके बताए गए हैं। दोनों के अलग अलग हैं संपत्ति अर्जन करने के तरीके। तो आप याद रखिएगा, पुरुषों के हमने 7 तरीके देख लिए, स्त्रियों के 7 जो प्रकार हैं संपत्ति अर्जित करने के, धन अर्जन करने के, वो हम यहाँ पे देखते हैं।
पहला तो है वैवाहिक अग्नि के समक्ष मिली हुई भेंट, यानी जब उसका विवाह होता है उस समय जो उपहार दिए जाते हैं विवाह के अवसर पर, तो वो जो संपत्ति होती है वो स्त्री उसे अर्जित कर सकती है। दूसरा होता है वधु गमनागमन के समय मिली भेंट, यानी आने जाने के समय इस स्त्री को, वधु को जो भेंट मिलती है अपने परिवार से, पिता के परिवार से और सगे संबंधियों द्वारा, वो भेंट। नेक्स्ट होता है स्नेह के प्रतीक के रूप में मिली हुई भेंट, माता पिता के द्वारा दिए गए उपहार, परवर्ती काल में मिली हुई भेंट, और वह सब कुछ जो उसे अपने अनुरागी पति से प्राप्त हुआ हो। तो इस तरीके से जो वो स्त्री 6 तरीके से धन अर्जित कर सकती हैं। ये हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट 17 क्वेश्चंस, और इसी तरीके से आपको लगातार हमारी इस प्रश्नों की सीरीज जो वो मिलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।